स्वागत। आज हम विलियम शेक्सपियर की एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो जुनून, धोखे और दिल दहला देने वाली त्रासदी से भरी है। हम बात कर रहे हैं ओथेलो की। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन पन्नों से नाटक के मुख्य ताने बाने को समझना, खास किरदारों, खासकर वो रहस्यमयी इयागो और महान लेकिन दुखद ओथेलो, उनके इरादों को टटोलना और उन घटनाओं की तह तक जाना जो उस कहानी को इसके अंजाम तक ले जाती हैं। हाँ, और वेनिस और साइप्रस की पृष्ठभूमि पर भी थोड़ी नजर डालेंगे। ये सोचना ही कितना अजीब है ना कि कैसे जलन या शक एक बहादुर और सम्मानित इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, और कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है कि मतलब दूसरों की अच्छाई को ही उनके खिलाफ हथियार बना ले। ओथेलो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। और यागो का वो मशहूर वाक्य, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, आई एम नॉट वॉट आई एम, वो तो जैसे पहले सीन से ही हमें धोखे और दिखावे की इस गहरी खाई का अंदाजा दे देता है। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। नाटक शुरू होता है वेनिस की अंधेरी गलियों में। यागो, जो ओथेलो की सेना में एक सैनिक है, वो रॉडरिगो नाम के एक अमीर वेनिस वासी से अपनी नफरत जाहिर कर रहा है। नफरत किससे? अपने कमांडर ओथेलो से। ओथेलो जो एक मूर हैं, उस समय ये शब्द अक्सर उत्तरी अफ्रीका के मुस्लिम निवासियों के लिए इस्तेमाल होता था, और इसमें नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह भी जुड़े हो सकते थे। हाँ, ये उस समय का कॉन्टेक्स्ट है। और यागो की नफरत का तात्कालिक कारण, ओथेलो ने उसे लेफ्टिनेंट के पद पर तरक्की ना देकर माइकल कैसियो को चुना है। बिल्कुल। और यागो यहीं नहीं रुकता। वो साफ कहता है कि वो ओथेलो की सेवा सिर्फ अपना बदला लेने के लिए कर रहा है। आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम। और ये भी कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये जो दिखावा और असलियत का खेल है ना, ये नाटक की बुनियाद है। और दिलचस्प बात यह है कि इयागो बाद में एक और कारण भी बताता है। उसे शक है कि ओथेलो का उसकी पत्नी एमिलिया के साथ संबंध है। It is thought abroad that twixt my sheets has done my office. अब क्या ये सच है या सिर्फ उसकी नफरत को जायज ठहराने का एक और बहाना? ये सवाल उसकी उलझी हुई मानसिकता को दिखाता है। फिर यागो क्या करता है? वो रॉडरिगो को उकसाता है। ये रॉडरिगो डेस्डेमोना से प्यार करता है, और यागो उसे झूठी उम्मीदें देकर उससे पैसे ऐंठता रहा है। वो दोनों मिलकर डेस्डेमोना के पिता सीनेटर ब्राबेंशियो उनको जगाते हैं और बहुत ही भद्दी नस्लीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि डेस्डेमोना ने ओथेलो के साथ भागकर शादी कर ली है। वो लाइनें जैसे एन ओल्ड ब्लैक रैम इज स्टॉपिंग योर वाइट ईयू, बार्बरी हॉर्स, थिक लिप्स, बहुत खराब। हाँ, और यहाँ साफ दिखता है कि यागो समाज में पहले से मौजूद नस्लीय पूर्वाग्रहों का कैसे फायदा उठाता है। ये सिर्फ उसकी निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे पक्षपात का फायदा उठाकर सबसे मजबूत रिश्तों में भी दरार डाली जा सकती है। और ब्राबेंशियो तो गुस्से में आग बबूला उड़ जाता है, ओथेलो को गिरफ्तार करवाना चाहता है। लेकिन ओथेलो वो बड़ा शांत रहता है। मामला पहुंचता है वेनिस के ड्यूक के सामने, और वो लोग उस वक्त साइप्रस पर तुर्की हमले के खतरे पर बात कर रहे होते हैं। तभी ब्राबेंशियो ओथेलो पर जादू टोने का इल्जाम लगाता है, स्पेल्स एंड मेडिसिन्स, फाउल चार्म्स, कि उसने डेस्डेमोना को फंसा लिया। लेकिन ओथेलो का बचाव सुनने लायक है। वो बताता है कि उसने डेस्डेमोना का दिल अपनी बहादुरी और जीवन की जो अविश्वसनीय कहानियां हैं उनसे जीता है। लड़ाइयाँ, घेराबंदी, समुद्री और जमीनी हादसे, बैटल, सीजेस, फॉर्च्यून्स, मूविंग एक्सीडेंट्स बाय फ्लड एंड फील्ड, यहाँ तक कि नरभक्षी, कैनिबल्स और वो अजीब लोग जिनके सर कंधों के नीचे थे, men whose heads do grow beneath their shoulders, कहता है यही कहानियां मेरा जादू थी। स्वीकार करती है और ओथेलो के लिए अपने प्यार का ऐलान कर देती है। और उसकी वो बात कितनी गहरी है। मैंने ओथेलो का चेहरा उसके मन में देखा। I saw Othello's visage in his mind। वो बाहरी रंग रूप से परे देख रही है। बिल्कुल। सीनेट तो ओथेलो के पक्ष में फैसला देती है और उसे तुर्कों से लड़ने के लिए तुरंत साइप्रस जाने का हुक्म देती है। डेस्डेमोना भी साथ जाने की जिद करती है, जिसे मान लिया जाता है। लेकिन जाते जाते ब्राबेंशियो एक चेतावनी देता है जो बाद में बहुत भारी पड़ती है। उसे देखो मूर, उसने अपने पिता को धोखा दिया है और तुम्हें भी दे सकती है। Look to her Moor, she has deceived her father and may thee। ये शब्द कहीं ना कहीं ओथेलो के दिमाग में बैठ जाते हैं। शक का वो पहला बीज
जिसे इयागो बाद में खाद पानी देगा। हाँ, और इयागो को ही जिम्मेदारी मिलती है डेस्डेमोना को साइप्रस ले जाने की। अब अकेले में वो अपनी योजना को और पक्का करता है ओथेलो के कान भरना कि कैसियो और डेस्डेमोना के बीच कुछ चल रहा है, कैसियो को रास्ते से हटाना और ओथेलो से बदला लेना। वो रोड्रिगो को भी साइप्रस चलने के लिए मना लेता है, ये कहकर के बस पैसे तैयार रखे, पुट मनी इन द पर्स। डेस्डेमोना जल्द ओथेलो से ऊब जाएगी और तब उसका चांस बनेगा। कहानी अब साइप्रस पहुंचती है और वहां पहुंचते ही एक खबर आती है कि एक भयंकर तूफान ने दुश्मन यानी तुर्की के बेड़े को तबाह कर दिया है। तो बाहरी खतरा तो टल गया। हाँ, अब फोकस अंदर आ जाता है। बिल्कुल। अब सारा ध्यान अंदरूनी उथल-पुथल पर होगा, रिश्तों के तनाव और इयागो की वो बढ़ती हुई साजिश पर। सही बात है। बाहरी दुश्मन के हटते ही कहानी का फोकस किरदारों के आपसी टकराव और उनके दिमाग में चल रहे युद्ध पर आ जाता है। ये शेक्सपियर की खूबी है कि वो कैसे बाहरी घटनाओं से कहानी की दिशा बदल देते हैं। कैसियो पहुंचता है, फिर डेस्डेमोना, एमिलिया और इयागो भी सुरक्षित साइप्रस पहुंच जाते हैं। ओथेलो जब आता है तो उसका और डेस्डेमोना का पुनर्मिलन बड़ा भावुक होता है। ओ माई सोल्स जॉय। लेकिन इसी खुशी के माहौल में इयागो की नजरें अपना अगला शिकार ढूंढ रही हैं। हाँ, और उसे मौका फौरन मिल जाता है जब कैसियो बड़े अदब से, मतलब शिष्टाचार में डेस्डेमोना का हाथ चूमता है। इयागो मनी मन सोचता है, अरे वाह, इतनी छोटे से जाल से मैं कैसियो जैसी बड़ी मक्खी को फंसाऊंगा। With as little a web as this, will I ensnare as great a fly as Cassio. वो ओथेलो के चरित्र को भी बखूबी समझता है कि वो एक नेक, खुले दिल का इंसान है जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेता है। Free and open nature that thinks men honest that but seem to be so. और जिसे क्या कहते हैं, आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। Tenderly be led by the nose as asses are. फिर ओथेलो जश्न का ऐलान करता है। इयागो को पता है कि कैसियो शराब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन्स फॉर ड्रिंकिंग। वो जानबूझकर कैसियो को खूब शराब पिलाता है। नतीजा, नशे में धुत कैसियो पहले रोड्रिगो से भिड़ता है और फिर मोंटानो, जो गवर्नर है, उससे लड़ पड़ता है और उसे घायल कर देता है। हंगामा सुनकर ओथेलो आता है और अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का ये हाल देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो तुरंत कैसियो को पद से हटा देता है। कैसियो, आई लव दी बट नेवर मोर बी ऑफिसर ऑफ माइन। और बस इयागो की योजना का पहला चरण कामयाब। और अब देखिए इयागो की अगली चाल। वो बेचारे दुखी कैसियो के पास जाता है, हमदर्दी दिखाता है और सलाह देता है कि अपनी नौकरी वापस पाने के लिए डेस्डेमोना से मदद मांगो, क्योंकि ओथेलो उसकी कोई बात नहीं टालता। आवर जनरल्स वाइफ इज नाउ द जनरल। ये सलाह असल में जहर में लिपटी हुई है। इयागो का असली मकसद है डेस्डेमोना की नेकी और उसकी मदद करने की इच्छा का ही इस्तेमाल करना। जब डेस्डेमोना कैसियो की सिफारिश करेगी, इयागो उसे ओथेलो के सामने उनके नाजायज रिश्ते के सबूत के तौर पर पेश करेगा। जैसा वो खुद कहता है, इस तरह मैं उसकी अच्छाई को कोलतार में बदल दूंगा और उसकी अपनी अच्छाई से ही वो जाल बनाऊंगा जो उन सबको फंसाएगा। सोचकर ही डर लगता है। और यहीं पर कैसियो का वो दर्द भरा बयान आता है, इज्जत, इज्जत, इज्जत। ओह, मैंने अपनी इज्जत खो दी। ये इज्जत या प्रतिष्ठा का मुद्दा नाटक में बार बार उठेगा। एक्ट 3 में इयागो का जाल और कसता जाता है। कैसियो इयागो की सलाह मानकर डेस्डेमोना से मिलता है। डेस्डेमोना पूरी नेकनियति से उसकी मदद का वादा करती है। माई लॉर्ड शैल नेवर रेस्ट। तभी ओथेलो और इयागो आ जाते हैं। कैसियो झिझक कर चला जाता है। इयागो तुरंत फुसफुसाता है, हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आया। हाँ, और फिर ओथेलो के मन में शक डालता है कि कैसियो दोषी की तरह चुपके से स्टील अवे सो गिल्टी लाइक क्यों गया। कितना बारीक लेकिन असरदार तरीका है शक पैदा करने का। बिल्कुल। यहीं से इयागो की मनोवैज्ञानिक चालें असल में काम करना शुरू करती हैं। वो सीधे इल्जाम नहीं लगाता, वो इशारों से, अधूरे वाक्यों से, सोचो मेरे स्वामी, थिंक माय लॉर्ड, और झूठी हिचकिचाहट दिखाकर ओथेलो को खुद गलत नतीजों पर पहुंचने के लिए उकसाता है। वो जलन के खिलाफ चेतावनी देने का नाटक करता है। ओ बीवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। लेकिन असल में वो इसी राक्षस को जगा रहा होता है और वो ब्रबांशियों की चेतावनी, उसने अपने पिता को धोखा दिया, का इस्तेमाल करके ओथेलो के शक को और गहरा करता है। और फिर आता है नाटक का वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मोड़, वो रुमाल वाला किस्सा। ओथेलो के सिर में दर्द है,
डेस्डेमोना अपना रुमाल पेश करती है, वही रुमाल जो ओथेलो ने उसे अपने प्यार की पहली निशानी के तौर पर दिया था। ओथेलो उसे झड़क देता है, योर नैपकिन इज टू लिटिल, और इसी धक्का मुक्की में रुमाल जमीन पर गिर जाता है। किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अमीलिया, जो इयागो की पत्नी है और डेस्डेमोना की सेविका, वो उसे उठा लेती है। वो जानती है कि ये रुमाल डेस्डेमोना के लिए कितना कीमती है, और ये भी जानती है कि उसका पति इयागो कई बार उससे ये रुमाल चुराने के लिए कह चुका है। माई वेवर्ड हस्बैंड हैड 100 times wooed me to steal it। वो शायद बिना ज्यादा सोचे समझे या पति को खुश करने के लिए वो रुमाल इयागो को दे देती है। उससे अंदाजा भी नहीं कि वो अनजाने में कितनी बड़ी त्रासदी का हिस्सा बन रही है। अब ओथेलो पूरी तरह शक की गिरफ्त में है। वो यागो से डेस्डेमोना की बेवफाई का आंखों देखा सबूत, ऑक्यूलर प्रूफ मांगता है, वरना उसे जान से मारने की धमकी देता है। और यागो तो तैयार बैठा है अपने सबूतों के साथ। पहला झूठा सबूत, उसने कैसियो को नींद में डेस्डेमोना का नाम लेते और इयागो का हाथ पकड़कर उसे डेस्डेमोना समझने की बात सुनी। स्वीट डेस्डेमोना, लेट अस बी वेरी। और दूसरा और सबसे ज्यादा असरदार झूठ, उसने आज कैसियो को उसी खास रुमाल से अपनी दाढ़ी पोंछते देखा। Such a handkerchief did I today see Cassio wipe his beard with? ये रुमाल वाला झूठ ओथेलो के लिए बस आखिरी कील साबित होता है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका है। वो गुस्से और बदले की आग में जल उठता है। राइज ब्लैक वेंजेंस, ओ ब्लड ब्लड ब्लड। वो डेस्डेमोना और कैसियो को मारने की कसम खाता है और इयागो को कैसियो को खत्म करने का काम सौंपकर उसे अपना लेफ्टिनेंट बना देता है। ये देखना भयानक है कि कैसे एक छोटी सी चीज, एक रुमाल, जिसे इयागो ने इतनी चालाकी से इस्तेमाल किया, वो एक महान जनरल के पतन का कारण बन जाती है। ये दिखाता है कि शक और जलन तर्क को कैसे अंधा कर देते हैं। बेचारी डेस्डेमोना इस सबसे बिल्कुल अनजान है। जब ओथेलो उससे रुमाल मांगता है और वो दे नहीं पाती, तो ओथेलो उस पर बुरी तरह बरसता है और रुमाल की जादुई होने की कहानी कर देता है। दिस मैजिक इन द वेब ऑफ इट। उधर कैसियो को अपने कमरे में ये रुमाल मिलता है जिसे इयागो ने रखवा दिया था, और वो इसे अपनी प्रेमिका बियांका को नकल करने के लिए दे देता है। अनजाने में वो इयागो के जाल को और मजबूत कर रहा है। एक्ट 4 आते आते ओथेलो का दिमागी संतुलन लगभग खत्म हो चुका है। इयागो उसे और भड़काता है, अश्लील बातें करता है, जिससे ओथेलो को मिर्गी जैसा दौरा पड़ जाता है। ही फॉल्स इन अ ट्रांस। और होश में आने पर इयागो एक और शैतानी चाल चलता है। वो ओथेलो को कहता है कि तुम छिप जाओ और मेरी और कैसियो की बातचीत सुनो। इयागो चालाकी से कैसियो से बियांका के बारे में पूछता है। कैसियो हंसता है और बियांका का मजाक उड़ाता है। ओथेलो, जो पूरी बात ठीक से नहीं सुन पा रहा, वो समझता है कि वो डेस्डेमोना का मजाक उड़ा रहे हैं। लुक हाउ ही लाफ्स ऑलरेडी। उसका शक और पक्का हो जाता है। और तभी बियांका गुस्से में आती है और कैसियो को वही रुमाल फेंक कर मारती है। दिस इज सम मिंक्सिस टोकन। ओथेलो इसे देख लेता है। बाय हेवन, दैट शुड बी माई हैंकरचीफ। बस अब उसके लिए ये पक्का सबूत है। सारे शक दूर हो गए सिवाय गलत शक के। इसी नाजुक मौके पर वेनिस से लोडोविको आता है। वो एक संदेश लाया है। ओथेलो को वापस बुलाया गया है और कैसियो को साइप्रस का नया गवर्नर बनाया गया है। जब डेस्डेमोना मासूमियत से कैसियो के लिए खुशी जाहिर करती है, बाय माई ट्रूथ आई एम ग्लैड ऑन्ट, ओथेलो सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है। डेविल। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ओथेलो का जो निजी शक था, वो अब सार्वजनिक अपमान में बदल गया है। लुडोविको, जो ओथेलो को वेनिस में एक सम्मानित संतुलित जनरल के तौर पर जानता था, वो हैरान रह जाता है। इज दिस द नोबल मूव? स्ट्राइक हिज वाइफ। ओथेलो की प्रतिष्ठा अब सबके सामने तार-तार होने लगती है। वो अमीलिया से पूछताछ करता है, जो डेस्डेमोना की पवित्रता की कसम खाती है। I durst my lord to wager she is honest. लेकिन ओथेलो उसे भी झूठा मान लेता है, यहाँ तक कि उसे वेश्यालय की संचालिका कह देता है। Mistress, that keeps the gate of hell. फिर वो डेस्डेमोना को सीधे बच्चलन, स्ट्रम्पेट और वेश्या, हॉर कहता है। और उसके अंदर का द्वंद्व देखिए। एक तरफ वो डेस्डेमोना की खूबसूरती और मासूमियत की तारीफ भी कर रहा है। ओ द वर्ल्ड हैथ नॉट अ स्वीटर क्रीचर। और दूसरी तरफ उसे मारने का इरादा और पक्का कर रहा है। आई विल चॉप हर इनटू मेसेस। ये उसके अंदर चल रहे भयानक मानसिक तूफान को दिखाता है। इस बीच यागो हताश रोडेरिगो को कैसियो को मारने के लिए तैयार करता है, उसे भड़काता है। और उधर डेस्डेमोना सोने जाने से पहले एमिलिया से अपनी शादी की चादरें बिछाने को कहती है और वो उदासी भरा विलो गीत, विलो सॉन्ग गाती है, जो उसकी माँ की नौकरानी बारबरी गाया करती थी। ये परित्यक्त प्रेम का गीत है और एक तरह से आने वाली अनहोनी का इशारा भी।
हाँ, और वो एमिलिया से पूछती है कि क्या औरतें सच में बेवफा होती हैं। एमिलिया का जवाब बड़ा यथार्थवादी है। वो कहती है हाँ होती हैं, और अक्सर इसकी वजह पतियों का अपना बुरा बर्ताव होता है, उनकी बेवफाई, शक या बदसलूकी। बट आई डू थिंक इट इज देयर हस्बैंड्स फॉल्ट्स इफ वाइव्स डू फॉल। डेस्डेमोना कहती है कि वो तो पूरी दुनिया के बदले भी ऐसा नहीं कर सकती। ये दृश्य डेस्डेमोना की मासूमियत और पवित्रता को त्रासदी के चरम पर पहुंचने से ठीक पहले दिखाता है। इससे अंत का जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा दुखद हो जाता है। और अब एक्ट 5, त्रासदी का अंतिम चरण। अंधेरी गली में रोडेरिगो कैसियो पर हमला करता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। इयागो अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे से कैसियो के पैर में छुरा घोंपता है और गायब हो जाता है। ओथेलो कैसियो की चीखें सुनता है और समझता है कि इयागो ने अपना काम कर दिया। अब वो डेस्डेमोना के पास जाता है। उसका इरादा बिल्कुल पक्का है, स्ट्रुम्पेट आई कम। और इयागो वो वापस आता है और घायल रोड्रिगो को भी मार डालता है ताकि कोई गवाह ना बचे। ओ डैम्ड इयागो, ओ इनह्यूमन डॉग। वो कितना निर्मम है, हर सबूत, हर गवाह को रास्ते से हटा रहा है, बिल्कुल शांत रहते हुए। अंतिम दृश्य बेडरूम में है। डेस्डेमोना सो रही है, ओथेलो उसे चूमता है, फिर जगाता है और फिर से बेवफाई का आरोप लगाता है। डेस्डेमोना अपनी बेगुनाही की दुहाई देती है, कहती है कैसियो को बुला लो, लेकिन ओथेलो कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो उसका गला घोंट देता है। तभी एमिलिया बाहर गली में हुए हमले की खबर लेकर आती है और अपनी मालकिन को मरता हुआ पाती है। ओथेलो हत्या कबूल करता है और कहता है कि इयागो ने उसे डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में बताया था। एमिलिया चीख पड़ती है, हत्या! और यहीं से सच परत दर परत खुलना शुरू होता है। एमिलिया की भूमिका अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब ओथेलो सबूत के तौर पर रुमाल का जिक्र करता है, एमिलिया का माथा ठनकता है और वो सबके सामने पूरी सच्चाई उगल देती है कि रुमाल उसने उठाया था और इयागो को दिया था। इयागो उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करता है, धमकाता भी है, लेकिन एमिलिया अब नहीं रुकती। गुस्से में इयागो अपनी ही पत्नी को मार देता है। अब ओथेलो की आंखों से जैसे पर्दा हटका है। उसे अपनी भयानक भयानक भूल का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि वो इयागो के हाथों की कठपुतली बन गया था और उसने दुनिया की सबसे निर्दोष, सबसे पवित्र आत्मा को मार डाला है। पूरी सच्चाई सामने आने के बाद अपनी पिछली सेवाओं, अपनी बहादुरी को याद करते हुए ओथेलो खुद को छुरा घोंप लेता है और डेस्डेमोना के पास ही मर जाता है। इयागो को पकड़ लिया जाता है और उसे सजा देने के लिए ले जाया जाता है। तो इस पूरी कहानी से, इस भयानक त्रासदी से हम क्या समझें? हमने देखा कि कैसे इयागो की शैतानी बुद्धि, ओथेलो की वो जलन वाली कमजोरी, डेस्डेमोना की मासूमियत और वो एक छोटा सा रुमाल, इन सब ने मिलकर एक इतना भयानक अंजाम लिखा। बिल्कुल, और ये नाटक कई गहरे सवाल खड़े करता है। जलन की विनाशकारी ताकत कितनी होती है? इज्जत या प्रतिष्ठा का खोखलापन कैसा होता है? दिखावे और असलियत में कितना बड़ा फर्क हो सकता है? नस्लीय पूर्वाग्रहों का कितना खतरनाक इस्तेमाल किया जा सकता है? साथ ही मनोवैज्ञानिक हेरफेर कितना घातक हो सकता है? और जब भावनाएं, खासकर गुस्सा और शक, काबू से बाहर हो जाएं, तो नतीजा कितना भयानक होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान की अंदरूनी कमजोरी और बाहर से मिली बुरी नीयत मिलकर भी बड़े से बड़े नेक इंसान को तबाह कर सकती है। इयागो का वो पहला वाक्य, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, वो आखिर तक सच साबित होता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इयागो ने अपने कामों के कुछ कारण तो दिए थे, प्रमोशन ना मिलना, ओथेलो पर अपनी पत्नी के साथ संबंध का शक, पर क्या वे कारण इतनी गहरी नफरत और इतने विनाश के लिए काफी थे? हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। या उसकी इस शैतानियत के पीछे कोई और गहरा, अनकहा, शायद बिना किसी तर्क वाला कारण था, जिसे शेक्सपियर ने जानबूझकर एक रहस्य ही रहने दिया? इयागो की दुष्टता का असली स्रोत क्या था? ये सवाल आज भी, इतने सालों बाद भी, सोचने पर मजबूर करता है।